नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं और इसको समझने का प्रयास करेंगे। कंपनी जो कि एक डिमर्जर करने जा रही है, जो कि इसके लेटेस्ट अपडेट में देखने को मिला। और ये 1 जुलाई 13 जून को ये लेटेस्ट अपडेट था। उसके बाद कंपनी ने कहा था कि हम अपनी कंपनी को डिमर्जर करने वाले हैं और वो इफ़ेक्टेड था 1 जुलाई से। उसके बाद क्या निकल के आया इसके बारे में चर्चा करने करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या निकल के ये आती है जो कंपनी ने इक्विटीज़ अलॉटमेंट और इक्विटी शेयर ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी को क्या दिया, क्या किया स्कीम के हिसाब से। तो उस पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो कंपनी का नाम है आज जो हमने लिया है ओरिएंटल्स कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो इसके बारे में चलने का प्रयास इसको वेबसाइट्स पे जब हम विजिट करते हैं वेबसाइट इसका ओपन नहीं होता कुछ डेटा कुछ कारणवश। तो यहाँ पे जो डेटा है उसी बेसिस पे हम थोड़ा सा पढ़ने स्टडी करने का प्रयास करते हैं। पहले पहले दफ़ा देखा जाए तो कंपनी 1978 की कंपनी थी ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स इंडस्ट्री। सेल द केमिकल्स केमिकल का कामकाज करती थी एंड हैज़ द अदर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। इसकी जो यहाँ पे डेटा अपडेटेड है उसके हिसाब से देखा जाए तो क्या लेटेस्ट अपडेट था उस पर एक नज़र और डालने का प्रयास करेंगे। जो कंपनी ने कहा कि हमारा क्या होने वाला है वो लेटेस्ट अपडेट में ये देखने को मिला। इन्होंने कब फाइल किया, 1 जुलाई को फाइल किया और उन्होंने कह दिया जो द फॉरसेड वेरियस डिस्क्लोजर मेड बाय द कंपनी इज रिलेशन टू द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन द ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड एंड द OCL लिमिटेड इन द शेयर होल्डर एंड द क्रेडिटर अंदर जो भी सेक्शन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से स्कीम के हिसाब से कामकाज कर वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट द स्कीम हैज़ बीन अफेक्टेड फ्रॉम द जुलाई 1 से स्कीम लॉट हो गया। इसकी वजह से इसका चार्ट यदि देखने को मिलती है ना, चार्ट में आपको देखने को मिलती है जो एकाएक चार्ट में आखिर क्या हुआ। और चार्ट देखने को मिलती है कि चार्ट लगातार एक चलती है बोलती अच्छी स्टॉक देखने को मिलती नज़र आती है। और उन्होंने अपनी बिजनेस कारोबार को अलग अलग किया है, डिमर्जर किया है। तो चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं बुक वैल्यू की तरफ और बाकी सारे फंडामेंटल को। फिलहाल जो डेटा यहाँ पे अपडेटेड है उसके बेसिस पे जब नया डेटा आएगा तो उसके बेसिस पर दोबारा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले ही देखा ये देखना कि इसका करंट प्राइस क्या निकल के आते 216 रुपये के आसपास। और इसमें ये देखा गया कि ये बेसिकली 3 फैक्टर से बनती है। पहला है फंडामेंटल जिसको बेस कहते हैं, दूसरा कहते हैं जिसको कहते हैं टेक्निकल चार्ट बेसिस पे कहते हैं, और तीसरा डेटा होता है सेंटीमेंटल। ये सेंटीमेंटल अर्थात जब मार्केट की न्यूज इफेक्ट पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है उस पर निकल के आती है। तो जो करंट मार्केट प्राइस को छोड़ के बुक वैल्यू कितना था 637 रुपये का। इनकी जो अंडरलाइनिंग एसेट्स वैल्यूशन था उसका इंट्रिंसिक वैल्यू करके आती है 598 का। अर्थात बुक वैल्यू से इसकी वैल्यू थोड़ा कम निकल क्यों आई। अब आती है एक और आती है जो कि नज़र में आती है, सबसे पहला दफ़ा आती है स्टॉक पी। स्टॉक पी कहते हैं 4 रुपये 67 पैसे का। ये बेसिकली कुछ है नहीं, बेसिकली ये डिपेंडेंसी कहाँ पे है, डिपेंडेंसी है इसके बेसिस पे अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। तो अर्निंग पर शेयर पर क्या डिपेंडेंसी कहाँ से पता है, अर्निंग पर शेयर का डिपेंडेंसी है नंबर ऑफ शेयर और प्रॉफिट से लेकर के। तो यहाँ पे देखने को मिला कि अर्निंग पर शेयर के 46 के आसपास है, इसके बेसिस पे 4 रुपये 67 का आती है। और इंडस्ट्रियल के पी कहती है करीब 42 के आसपास। इसके हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब 9 टाइम्स निकल के आती है जो कि यहाँ से इसकी एवरेज में डिफरेंस आती है। तो इसके हिसाब से यदि इसी को आकलन करके देखा जाए तो मार्केट ये लगता है कि यहाँ से 9 टाइम्स यदि बढ़ता है तो 9 दूनी 18, मुझे लगता है 2000 से ज़्यादा होना चाहिए। यदि इसके हिसाब से यदि चलता है तो देखिए ये सब के सब जो फैक्टर्स हैं वो सब ये काम नहीं करते हैं। अलग अलग फैक्टर्स होते हैं सबको समझने के लिए और अलग इंडिकेटर्स होते हैं। तो चलिए इसके जो जब डिविडेंड पार्ट की तरफ देखा जाए तो ये हिस्टोरिकल डेटा करीब 6.48% का यील्ड है। आरओसी की तरफ से 10% के आसपास है। आरओसी कहती है आरओई करीब नियरली 7.5 के आसपास है। इसके पीछे जो फेस वैल्यू है 10 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो कहती है, लोग अक्सर देखते हैं उसको 0.22 का आसपास, करंट रेशियो करीब 2.22 का 21 का है। प्रोमोटर्स होल्डिंग है 51.8 का। और प्राइस टू बुक वैल्यू कितना गया अभी, प्राइस टू बुक वैल्यू भी मैच भी नहीं किया है। करीब स्टॉक की कितना है इसका स्टॉक वैल्यू, तो स्टॉक वैल्यू निकल के आती है 637 का। उस हिसाब से देखा जाए तो बुक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो करीब 34% ही जंप किया है अभी तक, एक वन टाइम भी इंक्रीज नहीं किया है, सेम भी नहीं आया इसके प्राइस। अर्थात ये भी बुक वैल्यू से भी गिरावट में, अर्थात अंडर वैल्यूड कह सकते हैं इसको, इस स्टॉक को कह सकते हैं क्लियरिटी के साथ। तो दिस इज अंडर वैल्यूड स्टॉक। और अंडर वैल्यूड स्टॉक की क्या खासियत हो सकती है वो तो हम आगे चल के देखने का प्रयास करेंगे। एक नज़र हम देखने का प्रयास करते हैं किसके ऊपर, जो कि 52 की हाई और लो की तरफ देखा जाए तो 234 तक स्टॉक गया था और 147 इज द लोअर साइड स्टॉक की।
और एक दफ़ा हम काम करने का प्रयास करेंगे, वो करने का प्रयास करते हैं किसका? वो करने का प्रयास करते हैं इसी कंपनी का, जो कि बैलेंस शीट है और पीएल को आपस में कंपेयर करें, तो निकल के आती है जो कि एआर के जो कि टोटल सेल्स के बेसिस पे एआर फँसा हुआ है, वो है 18% के आसपास। टोटल प्रॉफिट के जो पार्ट्स हैं, उसके बेसिस पे यदि एआर को देखा जाए तो एआर है करीब 164% का, अर्थात प्रॉफिट के 164% का से ज़्यादा का क्या है, ट्रेड रिसीवेबल पड़ा हुआ है। और ट्रेड रिसीवेबल कितने दिन में आता है? नियरली अबाउट तो 2 महीने में आ जाती है, तो चलिए अच्छी बात है, 2 महीने को में आती है तो। दूसरी तरफ कहती है कंपनी, और कंपनी का क्या और आगे एक्सपेक्टेशन है, इस पे हम चलते हैं पियर्स कंपनी में। पियर्स कंपनी के यदि हम देखा जाए तो टोटल कितना आती है? टोटल 107 कंपनी को मीडियम बनाया गया है इसके ऊपर, और 41.94 का आता है पी। उसमें सबसे जो कम पी है ना, वो इसी का है, करीब 4.67 के आसपास। और दूसरी देखने को मिलती है किसका? दूसरे ऐसा कोई भी डेटा देखने को नज़र नहीं आती इसमें, कि जबकि इसका पीयर्स में कौन आता है? टाटा केमिकल आती है, गोदरेज इंडस्ट्रीज आती है, गुजरात फ्लोराइट आती है, दीपक फट न्यूट्रिशन आती है, एसआरएफ आती है, मतलब इनको एक कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन हम इससे पहले भी केमिकल इंडस्ट्री पे काम अभी स्टडी किए थे, तो इनमें इसको देखा गया कोरिएंट कार्बन्स और केमिकल का काफ़ी छोटा सा पी रहा है, और पी के बेसिस पे स्टॉक जंप करती नज़र आ सकती है आने वाले समय में। ऑब्वियसली इसका डीमर्जर भी का जो प्लान था वो भी हो चुका। तो चलिए इसके चार्ट को देखने के बाद क्या लगता है कि फिलहाल चार्ट लगातार गिरती नजर आती है, क्योंकि ट्रेंडिंग इसका क्या बनता है? चार्ट में ऐसा देखने को मिलता है, यदि हमको पूरे के पूरे चार्ट लूँ, पिछले हिस्टोरिकल डेटा से चार्ट लगता है जैसा चार्ट में फिलहाल कोई बड़ी मोमेंटल देखने को नहीं नज़र आती है। क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए जहाँ पे लगातार स्टॉक में आई थी गिरावट, तो ये पोजीशन था। और फिलहाल करंटली चार्ट की तरफ ध्यान दिया जाए तो करंट चार्ट क्या कहता है इसके बारे में? तो करंट चार्ट इसके बारे में कहता है नियर अबाउट द, हम लेते हैं करंट इस साल का चार्ट को। इस साल के चार्ट में नज़र नज़र आती है जो स्टॉक रिसेंटली एक ही प्राइस के आसपास कई दिनों तक घूमती फिरती रही है स्टॉक में कई बार, और इसी इसी के आसपास दोबारा आती है, और यहाँ से दोबारा मोमेंटल जो होती है ना, खास के मोमेंटल क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही एवरेज वैल्यू के आसपास आती है ना, मार्केट फिर वहाँ से एक पुल बैक की तरफ भागता नजर आता है, क्योंकि लगता है अच्छा यहाँ सपोर्टिंग बनती जोन बनती नजर आती है। चलिए इसका फंडामेंटल में जानने का प्रयास करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा जो कैसा इसका जो स्टॉक है वो कैसा रहा है इसका। यदि आप ज़्यादा जानते हो तो मैं एज हम लर्नर है उसको स्टडी करने का प्रयास करता हूँ। जो डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे देखा जाए कि कंसोलिडेटेड डेटा में क्वार्टरली डेटा क्या कहते हैं इसके बारे में, अभी तक का 124 करोड़ तक का इनका क्वार्टरली जो सेल्स था वो इंक्रीज किया। इसके बाद प्रॉफिट का तरफ देखा जाए, प्रॉफिट उतना बड़ा पुल बैक नहीं था, नियर अबाउट द 20 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना निकल के आता है? नियर अबाउट द 15 करोड़ के आसपास क्वार्टरली में। और इससे देखा गया कि 31 करोड़ तक का प्रॉफिट बना चुका है कंपनी, 16 करोड़ का प्रॉफिट बना चुका है, 17 करोड़ बना, मतलब अब यहाँ पे पुल बैक उतना क्वार्टर ऑफ क्वार्टर जंप देखने को नहीं मिला। ईयरली देखा तो ईयरली में क्या निकल के आती है? ईयरली में लगातार ये जंप करती नजर आई है, लेकिन पिछले साल से ये गिरावट के सिचुएशन में था। इससे पहले थोड़ा सा इस लास्ट 2-3 साल का डेटा को देखो, 2-3 साल का डेटा से अच्छा परफॉर्मेंस करती नजर आई है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल से तो इंक्रीज किया है, उतना इंक्रीज नहीं किया है जो कि उससे 2 साल पहले का डेटा था। प्रॉफिट कहती है 50 करोड़ के आसपास, और इससे पहले देखा जाए करीब तो 77 करोड़, 83 करोड़ तक का प्रॉफिट बना था। तो ये भी नहीं कह सकते कि कंपनी लगातार एक दिन बाय दिन ग्रो ही करती नजर आती है। बार बार इसमें कई बार जो सेल्स है वो थोड़ा सा गिरावट में भी देखने को मिलती नजर आई है। हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस में देखा तो हिस्टोरिकल डेटा ये ग्रोथ लेवल डिक्लाइन करती नजर आती है, सेल्स भी डिक्लाइन करती नजर आती है, स्टॉक प्राइस सीजीआर डिक्लाइन करती नजर आती है, और इसमें 2 पीरियड तो ठीक लगे, बाकी सारा डिक्लाइन करती नजर आती है। मतलब चारों के चारों जो इंडिकेटर यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा है वो इसके सपोर्ट लेती हुई नहीं नजर आती है। तब भी स्टॉक की पोटेंशियल क्या नजर आती है? तो ये स्टॉक की पोटेंशियल इसीलिए यहाँ पे लगातार कुछ दिनों से लगातार पड़ी हुई थी, और जब ये ऐसा डिमर्जर की बात चल रही तो उसके बाद मार्केट यहाँ से भागना चालू किया है, और 1 जुलाई के बाद इसमें जो अलॉटमेंट हुआ होगा उसके बाद में स्टॉक लगातार अब चलना चालू होती नजर आती है, जबकि इसकी बिजनेस एक्टिविटी अलग अलग होती नजर आती है। अब आते हैं इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ध्यान देने का प्रयास करें तो क्या निकल के आती है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी क्या कहना चाहती है। यहाँ पे देखा गया कि 51% के आसपास जो होल्डिंग थी अभी रिसेंटली वो प्रमोटर के पास था, और पब्लिक के पास था 48%, और नंबर ऑफ शेयर इसमें बहुत ज़्यादा नहीं था, 51 लाख और 48 लाख के आसपास है।
अर्थात 1 करोड़ से ज़्यादा का शेयर नहीं रहा। इसीलिए जो 1 करोड़ के शेयर के बेसिस पे देखा तो 1 करोड़ का वैल्यूएशन के हिसाब से यदि देखें तो स्टॉक कंपनी बहुत बड़ा नहीं रहा है, छोटा सा कंपनी रहा है। अब इसके तरफ देखा जाए तो इसका क्या कहता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है उसमें से कॉस्मोपॉलिटन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कि मेन है 25% के आसपास, न्यू इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये क्या है, ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस न्यू इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि शायद इसकी ग्रुप जो इनकी होल्डिंग कंपनी हो सकती है। अ, इसके बाद देखा गया कि इसमें डचस इन्वेस्टमेंट्स इंडिया लिमिटेड है जो कि शायद फॉरेन की कंपनी नज़र आती है। डोंके निकल के आती है। उसके बाद कुछ इंडिविजुअल्स हैं गोनका ग्रुप्स के हो सकते हैं, क्योंकि गोनका नाम निकल के आती है कुछ लोगों का। इसके बाद देखा जाए तो इसमें और कुछ डेटा की तरफ देखा जाए तो क्या निकल के आती है, एफ आई कुछ है नहीं, डी आई करीब 11% के आसपास है। तो डी आई में देखा जाए तो कौन सा है, डी आई में एच डी एफ सी की सबसे ज़्यादा भूमिका 9% से ज़्यादा। एक एल आई सी की फंड आती है 2% के आसपास। पब्लिक में देखें तो केवल एक ही है, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड निकल के आती है। अब इसमें इंडिविजुअल में और क्या कहना चाहता है, इसमें एक एग्जैक्ट डेटा आती है, उस पर तरफ चलने का प्रयास करें तो ये निकल के आती है नियरली जो पब्लिक होल्डिंग है उसमें कि जो कि नॉन रिटेल में देखा गया, नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर देखा गया तो रिटेल में क्या है, रिटेल में करीब करीब 28% के आसपास जो केवल इंडिविजुअल्स इसके अंदर इन्वेस्टेड है। और खास कर देखा गया तो जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से नीचे का है वो करीब करीब 26 साढ़े 26% के आसपास इन्वेस्टमेंट करके चलते नजर आते हैं, जिनका नंबर ऑफ शेयर भी काफ़ी 26 लाख और 29 लाख के आसपास का शेयर इनका ही देखने को मिलती नजर आती है। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा फाइनेंशियल पे एक नज़र डाले तो यहाँ पे देखा को मिलता है कि 23 तक की डेटा अपडेटेड था, चाहे स्टैंड लोन हो गया कंसोलिडेटेड डेटा हो, तो उस हिसाब से जिस हिसाब से एसेट्स रही उस हिसाब से इनका लास्ट इसमें रिवेन्यू जनरेट नहीं होती नज़र आती है। इसके बाद कुछ और अपडेट की तरफ देखें तो ऑडिट अपडेट कुछ आता है, तो हम चार्ट में चलें और चार्ट में एक नज़र डालने का प्रयास करें तो चार्ट में क्या कहता है। पिछले 1 महीने की चार्ट में एवरेज से काफ़ी ऊपर है, 6 महीने की जो मूविंग एवरेज है उससे भी ऊपर कामकाज करती नज़र आती है अभी फिलहाल स्टॉक। तो हमने जानने का प्रयास किया, इसको एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। और यह कंपनी में देखा गया ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल में आखिर यहाँ पे क्या हुआ, जो मार्केट में एकाएक जो कि 20 जून को मार्केट रेट कितना था, नियरली 809 का, और बाद में स्टॉक की प्राइस कितना 247 हो गया। बेसिकली ये हुआ क्या, यहाँ पे प्राइस जो है ना वो एक तरह से शिफ्ट किया, क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि रीज़न ये था जो नियरली इनके पास ये देखा गया जो उनकी डीमर्जर हुई उनको फिर अलॉटमेंट किया गया, इसकी वजह से ऐसा अपडेट देखने को मिला। आखिर ये देखने को मिला मैक्सिमम 5 सालों में और मैक्सिमम 10 सालों में करीब 800% का जंप, उसका 900 का, 5 साल थोड़ा सा गिरावट का माहौल देखने को मिला, 1 साल में गिरावट का माहौल देखने, क्योंकि ये इसके रीजन यहाँ पे देखने को मिलती नजर आती है जहाँ पे लगातार इसमें लंबी गिरावट थी, और लंबी गिरावट वजह से और सेटअप मुझे लगता है कि सेटअप हुआ है फंड का लेकर के यहाँ पे 1 महीने और 3 महीने। और ये रिसेंटली हुआ था, रिसेंटली कब हुआ था इसका डेटा, रिसेंटली डेटा था कब का, 28 जून का डेटा था। उसके बाद क्या हुआ, 28 जून के बाद सीधे सीधे 1 जुलाई को क्या हुआ, सेटअप होती हुई 209 पे हो गई, अर्थात जो फंड था वो सेटअप होती नज़र आई है इसकी। और फिलहाल 5 दिन से फिर क्या लगा, 5 दिन से लगातार फिर चलती नज़र आती है, जहाँ पे 5% जंप कर लिया, एक दिन में दोबारा फिर थोड़ी सी हल्की बिल्कुल ब्रेक वाली का प्रेशर देखने को मिला। इसका नाम था ओरिएंटल्स कार्बन, और इसकी लेटेस्ट अपडेट में ये था जो कंपनी डीमर्जर का जो प्लान किया था वो 1 जुलाई को उन्होंने क्या किया, जो अरेंजमेंट और हो गया और उसके साथ इसके बाद एक और अपडेट जो था उसने कहा कि क्या था अपडेट, इन द रिजल्टिंग कंपनी और डीमर्जर कंपनी अंदर इन्होंने डीमर्ज किया अपने बिजनेस को लेकर के। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।